नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। हाफिज़ मोहम्मद शाह बुखारी साहब, जो कि पुंछ के जाने माने एक बी कीपर हैं। तो हम उनसे आज उनकी इस बी कीपिंग के बारे में जानना चाहेंगे। हाफिज़ साहब, आपने बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले रब करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये ताकत दी कि मैं यहाँ आप तक पहुँच सका। उसके बाद मैं रेडियो पीर पंजाल स्टूडियो का नहायत ही मशहूर हूँ। ख़ास कर मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने भाई गुरचरण सिंह जी कि जिन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके मुझे हकीर को ये समझा इस लायक कि वो आकर अवाम के सामने अपने कुछ विचार रख सके, अवाम के लिए भी कोई अच्छा सोच सके, और भगवान ने भी जिस मुद्दा के लिए हमें पैदा किया है वो पूरा कर सकूं। तो मैं आपका मशकूर हूँ। थैंक यू। तो हाफिज़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बी कीपिंग का शौक़ आपको कब से, कहाँ से आपने ये जो शुरुआत हुई, कब से आपने मक्खियों का जो है वो पालन शुरू किया और किसने आपको मोटिवेट किया, इस तरफ आपका कैसे आना हुआ? सर, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया। ये समझ लो कि एक समुद्र को कूजे में लपेटने की बात है। मेरे नाम के साथ हाफिज़ लगा हुआ है। सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानु फी शिफाउल लिन्नास। आपने शो का कहा, मेरी वालदा मोहतरमा जी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके इंतकाल हो चुका, तो उन्होंने मट्टी की जो है वो कॉलोनियाँ बनाकर उसमें मक्खी रखी हुई थी। मैं उनको देखता रहता था। उसके बाद जब मैंने अरबी तालीम हासिल की, कुरान का मैं हाफिज़ भी हूँ, तो आलमियत कोर्स भी मैंने किया है, तो मैंने देखा कि 14 सपारा जो हमारा कुरान है उसके अंदर 15 सपारा सूरह नखल जो है वो उतारी। अब उसका हमारे ये लिखा हुआ है कि नखल हाली अच्छी नीयत से पाक और साफ़ होकर अगर इसको नखल ही पढ़ोगे तो 30 नेकियां मिलेंगी। फिर उसके मैंने रिसर्च की कि ये मक्खी इंसान के लिए बहुत ही कीमती चीज़ है। यहाँ तक कि अगर 4 साल के अंदर अगर ये मक्खी ख़त्म हो जाती है दुनिया के ऊपर से तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो अब मक्खी का इतना अहम रोल था, तो मेरे दिल के अंदर शौक़ पड़ता रहा। अब मुझे इसकी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी थी। इल्म कहाँ से आता, वालदा ने तो रखी थी। 2011 में मैंने अप्लाई किया, तो करते करते 2016-17 के अंदर जब ये नई सरकार आई तो इन्होंने अच्छे फैसले लिए। तो हमारे उस्ताद जो है पुंछ में चरणजीत सिंह जो थे ईओ हैं, वो उन्होंने मुझे मौका दिया। पुंछ में 3 ही पोस्टें आई, उसके लिए उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी दी, तो मुझे भी यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया। वहाँ जाकर मैंने ट्रेनिंग सीखी। तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, इस मक्खी का काम कर रहा हूँ। और इसका सेहरा सब जो जाता है मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जिन्होंने हमारे जैसे नौजवानों को मौका दिया, पैसा खर्च किया। और उसके बाद खासकर पुंछ जो एग्रीकल्चर जो हमारा महकमा है, उन्होंने जो है दिलचस्पी बताई, मुझे इस लायक समझा के भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो लड़के हम गए थे उनके अंदर हम 2 काम कर रहे हैं, एक दूसरे को मैंने साथ रखा हुआ है, पर मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। हाफिज़ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने शुरुआत मक्खी पालन की आपने की, तो कितनी कॉलोनीज से आपने शुरू की और कितनी प्रकार की मक्खियाँ उसमें जो थी वो शामिल थी? सर, मैंने फर्स्ट साल में जब किया, सेंटर का यह था कि भाई जो एसटी का होगा उसको 60% सब्सिडी थी, या जो डिप्लोमा होल्डर है उसको 60% सब्सिडी थी। तो मैंने अप्लाई किया जब, तो मैंने ली 20 कॉलोनियाँ। सब्सिडी अच्छी थी, उसके 20 कॉलोनियाँ ली। अब नया नया तजुर्बा था। जब शुरू में मैट आ गई, उसको कुछ बीमारी आ गई, तो अल्लाह का ये करम था जो मेरे उस्ताद जो थे मगाराम बाजिया साहब थे, डॉक्टर जसपाल सिंह थे, साधु साहब थे, और भी डॉक्टर हफीज़ साहब थे। तो मैं उनके साथ राब्ते में रहा, तो फ़ोन करता रहा। उन्होंने कहा, हाफिज़ साहब, दिल छोड़ने की बात नहीं है, जब आप बी कीपिंग करेंगे ये मक्खियाँ आती भी जाएंगी और जाती भी जाएंगी, आपको तजर्बा होता रहेगा। साल 6 महीने पहला सीज़न तो मैंने शायद कुछ भी नहीं निकाला। मुझे मतलब इसके अंदर कुछ परेशानी आती रही, कोई नया था, तो मैं राब्ते में रहा अपने साथी के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर। बाद में जब आ गया, अल्लाह का करम हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं। सीज़न आता है, कभी मक्खी घटती है, कभी बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, तो मुझे जो है शायद से अच्छी आमदन मिल रही है, मक्खी भी बढ़ रही है। तो बाकी रह गया इसकी तो बिजनेसें और भी हैं। मक्खी से पोलन भी मिल सकता है, परपोलस मिलता है, बी वेनम मिलता है, रॉयल जेली मिलती है। हम उन पे ज़रूर आएंगे हाफिज़ साहब, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये शहद की मक्खी को पालना कितना मुश्किल होता है? क्या हर एक आदमी जो है इसमें जो है वो अपना मतलब वो उसको पाल सकता है, या इसके लिए जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग के बगैर जो है नामुमकिन है? जैसे कि आपने अभी ट्रेनिंग ली है, तो ज़रूरी नहीं कि कोई आदमी यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए। अगर वो आपसे ट्रेनिंग करके अगर वो आपके साथ काम करना चाहे, तो ऐसे भी जो है वो आप मैं अपने अल्फाज जो हैं ये रेडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाफिज़ मोहम्मद शाह ये कह रहा है, मक्खी पालना कोई मुश्किल नहीं है। लोग देखेंगे
बाहर इंग्लिश ममालिक के अंदर जो है सांपों की जो है वो खेती की जाती है, उनके फार्म रखे हुए हैं, हर तरह के रखे हुए हैं। तो मक्खी जो है कोई परेशानी की बात नहीं। मैं ये रेडियो के ऊपर आपसे वादा करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, हाफिज़ मोहम्मद शाह का फार्म इस वक्त जो है वो नौशहरा से आगे 5 किलोमीटर जो है गरन मोड़ ग्रिड स्टेशन के पास है। मुझे रब्ता में रहे, मेरा फ़ोन नंबर भी रहेगा, तो वहाँ जब भी आएंगे मैं फ्री में ट्रेनिंग दूंगा और तसल्ली बख्श ट्रेनिंग दूंगा। बाकी रहा कि मक्खी का डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक आदमी इसको पाले, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और कितनी प्रकार की मक्खियां हाफिज साहब जो है वो पाली जाती हैं, और सबसे बेस्ट क्वालिटी उनमें कौन सी रहती है, किस्म उनकी कौन सी रहती है? रब कायनात का एक निज़ाम है, 20,000 जो मक्खियाँ अल्लाह ताला ने पैदा की हैं दुनिया के अंदर, जिनके अंदर 20,000 में से 4 किस्म की मक्खियाँ ऐसी हैं, वो भी जो है पोलिनेशन का काम करती हैं, मगर उनका झुंड नहीं बनता, उस मतलब पूरे झुंड के अंदर नहीं निकलती, वो अलग अलग प्रकार से रहती हैं। 4 किस्म की मक्खियाँ ऐसी हैं कि जो अपनी कॉलोनी या फैमिली के अंदर झुंड के अंदर निकलती हैं। एपी मेलिफेरा है, एपी डार्सिटा है, और उसके बाद एपी सैराना है, एपी फ्लोरिया है। जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मेहनत की जा रही है, जो एपी सैराना है वो देसी मक्खी छोटे वाली है, वो स्वार्म कर जाती है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है जितने भी वर्ल्ड के अंदर मेहनत की जाती है एपी मेलिफेरा। तो मैं सराना के ऊपर भी काम करता हूँ, मेलिफेरा के ऊपर काम करता हूँ कि मेलिफेरा जस्ट करने में ठीक है और उसकी जो है फ़ायदा भी ज़्यादा है, शायद भी ज़्यादा देती है, और वो मालिक के साथ फर्माबरदार भी होती है। 4 किस्म की ऐसी मक्खियाँ हैं गोया कि जिनसे हमें शहद भी मिल सकता है और उनसे फ़ायदा भी लिया जा सकता है। तो हाफिज साहब, आपने शहद की बात की, तो शहद तो मक्खियाँ जाहिर सी बात है उनसे हमें मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी क्या मक्खी हमें कोई फ़ायदा दे सकती है? मक्खी जो है 100% जो है फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान का हम सोच भी नहीं सकते। ये हवाई 3 किलोमीटर के अंदर जो है पोलिनेशन का काम करती है, 3 किलोमीटर सफ़र करती है। इसकी वजह से फसल, सब्जियां, हर प्रकार की जो है नारमादी फूल को जोड़ती है, फसल बढ़ती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी सोच को मुबारक देता हूँ, इसके ऊपर बहुत जोर दिया, क्योंकि हर एक आदमी पाल नहीं सकता। अगर एक बी कीपर उसको पालेगा तो कम अज़ कम 3 किलोमीटर के अंदर जितने भी मक्की हो, फूल हो, सब्जियां हो, उनको बढ़ाएगी। गोया कि उनको भी फ़ायदा और जिसने रखा उसको तो बिजनेस के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं तो ये सलाह दूंगा कि हर एक आदमी पाले, हर एक आदमी नहीं पाल सकता तो कम अज़ कम बीच में कुछ आदमी ऐसे तैयार हो जाए तजारत के लिए, वो पालें। कम अज़ कम 3 किलोमीटर के अंदर जितने भी जिम्मेदार हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा। और जिम्मेदार काश्तकार जो, उनको मैं रेडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप क्या करें, आप खेती के अंदर क्या करें, तरह तरह के फूल लगाएं, सब्जियां लगाएं, सरसों बीजें, खाली घास के ऊपर और गंदम के ऊपर ना बैठें। अब जब आप उसके अंदर डालेंगे तो मक्खियों का गुजारा भी हो जाएगा, आपकी सब्जी भी बढ़ेगी, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, वो भी ये जानना चाहते होंगे कि हाफिज साहब आज की तारीख में कितनी आमदन जो है वो इन मक्खियों से कमा रहे हैं? मैं आपको सिंह साहब ये कहना चाहूँगा, आप ही जानते हैं मैं तिब के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो हूँ भी सैयद। मुझे अल्लाह का करम है कि मुझे अपना अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त अच्छा गुजर रहा था। ये मैं इबादत समझी है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये इबादत है। मैं इबादत में ये जो मुझे पैसा मिल रहा है, आमदन मिल रही है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, मैं इबादत कर रहा हूँ। मक्खी पालना इबादत है। बाकी जहाँ तक इनकम की बात है, इस वक्त फ्रेम जो है 350 रुपये एक फ्रेम जो है मक्खी का मिलता है, मार्केट का रेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए की मक्खी जो है इसका तैयार किया। मैं बेचता नहीं, क्यों नहीं बेचता, क्योंकि मैंने अच्छी तैयार की हुई है, मुझे बिजनेस मक्खी की करनी नहीं है। तो मुझे सीज़न अच्छा लग जाए, बरसात हो जाए तो तकरीबन मुझे 3-3.5 कुंटल जो है मुझे शायद 2 सीज़न का मिल जाता है फ्रेश। और अब कई लोग कहते हैं कहाँ बेचेंगे, ईमानदारी से काम करो, मेरे पास एक चम्मच भी शायद नहीं है, क्योंकि जो लोग एक बार गए वो बार बार मुझसे लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोया कि मुझे 100% इसके अंदर मुझे मैं सर्टिफाई हूँ और इसके अंदर मुझे कामयाबी है। इस वक्त मैंने 7 जो आदमी जोड़े हुए हैं, तो हम 3 आदमी काम कर रहे हैं, हमें नाकामी है ही नहीं, इसके अंदर कामयाबी ही कामयाबी है। तो हाफिज साहब, मैं एक बात आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि नाज़रीन, हाफिज साहब ने बहुत ही कमाल की बात की है कि कोई भी अगर काम है तो अगर हम उसको इबादत समझ के करेंगे तो फ़ायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो हाफिज साहब, ये तो आपने बताया कि आपको इतनी आमदनी हो रही है, जाहिर सी बात है कि ये आपकी मेहनत का फल है। और एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शहद को लेकर अक्सर लोगों में एक भ्रम रहता है कि जो शहद जम जाता है या जिसको पानी में डाला जाए और जिसको ऊपर से गिराया जाए, अगर वो टूट जाता है, अगर उसकी लेयर नहीं बनती, तो वो सोचते हैं कि ये डुप्लीकेट है या इसमें मिलावट है। और असली और नकली शहद की पहचान कैसे की जाए, इसके बारे में आप ज़रा बताना चाहेंगे? सिंह साहब, आपने बहुत कीमती सवाल किया। असल में ये जो कुछ लोग सवाल उठाते हैं, जब इंसान फील्ड में काम करता है ऐसे सवाल हमसे भी लोग करते हैं, उनको कम इल्मी है। मुझे ये अफसोस भी होता है कि आज हमारा हिंदुस्तान कितना तरक्की कर गया है, साइंस का ज़माना है,
अब जब लोग बात करते हैं, मैं समझता हूँ इतने पढ़े लिखे लोग ऐसी बात करते हैं, इनको शहद की पहचान है, वो खाएंगे क्या? ये शहद जो है ये जमता है, शहद जमता है। अब लोग समझे शक्कर ही खाली जमती है, शहद कौन सी जगह का जमता है? मुख्तसर में कहूँगा कि ठंडे एरिया का शहद जो है वो कम जमता है। जो गर्म एरिया का शहद होता है वो उसके मुकाबले में जल्दी जम जाता है। पंजाब का शहद जो वो गर्म एरिया का नेक्टर लिया होता है मक्खी का, वो जब सर्दी लगेगी फ़ौरन जम जाएगा। अब हमारा जम्मू कश्मीर का जो है, पुंछ का, रजौरी का, बुद्धल का जो शहद है, ये जो है ठंडे एरिया का नेक्टर लिया होता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है जमने में, शायद हर एक जम जाता है। अब शायद ओरिजिनल और डुप्लीकेट की ये पहचान है कि 2 डिब्बे कच के ले लो, 8 किस्म की जो है वो मैं यहाँ बताऊँगा, वह 8 किस्म, 2 कच के डिब्बे ले लो। एक में जो है उसमें आप कोई चीज़ मिक्स करके रखो, और दूसरे में क्या करो, ओरिजिनल शहद रखो, उसको उल्टा ऐसे घुमाओ। जो ओरिजिनल होगा वो आराम आराम से नीचे जाएगा धार की तरह, जो डुप्लीकेट होगा, जो अगर उसमें मिक्स किया, वो फौरन नीचे गिर जाएगा। उसके बाद उसको ऊपर से आप अपने कपड़े के ऊपर गिराएंगे, तो कपड़े पर गिराने से वो मोती की तरह चमकता होगा, कपड़े के साथ लिपकेगा नहीं। वो भी नहीं कर सकते, थोड़ी सी मिट्टी आप अपनी इस हथेली के ऊपर रखो, राखर डाल दो, ऐसे ऐसे गिराओ, वो मोती की तरह वहाँ गोल वहीं मार जाएगा, उसका मतलब ये ओरिजिनल होता है। और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। तो शायद जो है इसमें मिलावट हो ही नहीं सकती, जो शायद है इसमें मिलावट नहीं हो सकती, जिसमें मिलावट होगी वो शायद ही नहीं है। तो हाफिज साहब, अगर जो हमारे नौजवान या जो हमारे बेरोज़गार लोग आपको सुनेंगे, देखेंगे, तो अगर कोई ख्वाहिश रखता है कि इस फील्ड की तरफ वो मतलब जो है वो आना चाहता है, तो उसको सबसे पहले किससे रब्ता करना होगा, और महकमा एपीकल्चर की तरफ से आपको बुनियादी तौर पे क्या क्या सहूलियात जो है उनकी तरफ से दी जाती है? मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी को तालीम इसलिए हासिल नहीं करनी चाहिए कि मैं पैसे कमा लूँ। पैसे भी एक ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि पेट पालना जो है वो ज़रूरी है। तालीम हासिल की है तो उसके लिए आपने लिए रोज़गार के रास्ते हमवार करने चाहिए। अगर आप कोई रोज़गार लोगे, कोई मुलाजमत लोगे, सिर्फ अपने नफ्स के लिए, फ़र्द के लिए लोगे, अफराद के लिए नहीं लोगे। हर एक आदमी को, पढ़े लिखे को, ये सोचना चाहिए कि मैं 4-5 आदमियों को रोज़गार दे सकूँ। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखो, इस फील्ड में अगर आओगे, कम से कम आप 10-15 आदमी को रोज़गार दोगे। सबसे पहली बात यह है कि आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। बाद में ये बात है, कम से कम आप 10-15 आदमियों को जो रोज़गार दे सकते हो, एक आप साथ में मुलाजिम रख सकते हो। जब आप बी कीपिंग करोगे, उसके बाद लकड़ी का जो पेटी तैयार करेगा उसकी रोज़गार है, उसका पेंटर की है, और उसके बाद फाउंडेशन शेड की है, क्यून एक्सक्लूडर जो है उसकी है, बी कलेक्टर जो मशीन है उसकी भी हो निकलेगी। अब ये इतने आदमी, उसकी रोज़गार खुल जाएगी। प्लस जब शायद आप तैयार करोगे, डिब्बे बनाने वालों की जो है उसकी भी जो है वो निकल जाएगी। आप जब वो ट्रांसपोर्ट होकर आएगा, उनकी भी रोज़गार निकल जाएगी। आप जो बेचने वाला होगा उसकी भी रोज़गार निकल जाएगी। गोया कि 20 आदमी को एक बी कीपर जो है उसको रोटी खाने का एक ज़रिया बन जाता है, एक सिर्फ उसका नहीं होता। और उसके बाद हर एक आदमी जाएगा, देखेगा मुझे ओरिजिनल चीज़ कहाँ से मिले। सिंह साहब, हर एक आदमी ओरिजिनल ढूंढता है, और ढूंढता कहाँ है? बाजार के चौक में। ऐसे ओरिजिनल चीज़ नहीं मिल सकती। ओरिजिनल घी अगर खाना है तो भैंस पालनी पड़ेगी, गाय पालनी पड़ेगी। ओरिजिनल शहद अगर चाहिए तो आपको उसके लिए मक्खी पालनी पड़ेगी। इसलिए अगर कई लोग ये भी कहते हैं, अगर डिब्बे को रखकर मकान के छत के ऊपर शहद मुझे नहीं मिल सकता। आपको पता है मेरा फार्म इसका रजौरी के अंदर है, 15,000 रुपया किराया देकर वहाँ गया हूँ, अप डाउन करता हूँ, मुलाजमा रखा है, 4 दिन यहाँ बैठता हूँ, 4 दिन उधर बैठता हूँ। इसको तरह तरह के फूल जब लेकर आएगा, मुख्तलिफुल शराबुन अलवानु फी शिफाउल लिन्नास, फिर वो मुख्तलिफ किस्म का नेक्टर लेकर आएगा, उसकी ड्यूटी है लगाई हुई, फिर वो आपने एंजाइम डालेगी, फिर तरह तरह का डालकर भी शायद तैयार होगा, और अब रोज़गार भी मिलेगी। फिर उसके बाद आपने लिए एक 5 फैमिली मेंबर जो उसको 1 केजी शायद खाना चाहिए। कभी कभार कहते हैं हम खाते होते थे जी, कभी खाते, ऐसा नहीं है। शायद ज़िंदगी के लिए इतना ज़रूरी है कि जिसके घर में 5 आदमी फैमिली मेंबर हैं, उसको 1 केजी हर मंथ में इस्तेमाल करना चाहिए। फिर ओरिजिनल ढूंढते हो तो उसके लिए मक्खी पालनी ज़रूरी है। गोया कि शायद जो है, शायद खाने के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, मक्खी पालने के बगैर भी ये कायनात का निज़ाम अधूरा है। अगर ज़िंदगी को बचाए रखना चाहते हो तो मक्खी के साथ जुड़ जाओ, ज़िंदगी की बका इसी में है। और बका इसी में होगा कि आपको ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। ओरिजिनल तभी मिलेगी, इससे मेहनत करोगे, तरह तरह के उसको माइग्रेशन करके लेगा जाओ, तरह तरह के फूल निकलेंगे, फिर जो खाएगा सो उसका रोग दूर हो जाएगा। तो शहद जो है वो कई तरह की बीमारियों को जो है वो ख़त्म करता है, और इसके लिए आपको मक्खी जो है वो पालनी होगी, और उसके साथ साथ आप औरों को भी रोज़गार मुहैया कर सकते हैं। हाफिज़ साहब, आपने बहुत ही कीमती वक्त रेडियो पीर पंजाल को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझ हकीक और नादान को इतना समझा, आपने इतना प्लेटफार्म मुझे दिया, मैं अपने विचार रख सकूँ, तो मैं आपका नहायत ही मशकूर हूँ। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक, बड़ा सब्जेक्ट था, तो मैं मुख्तसारी अल्फाज में कहा, तो आपके पास मेरा फ़ोन रहेगा, और इसके बारे में क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, किसी को पूछना हो तो पर्सनल में पूछ सकता है। जहाँ तक मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। मक्खी चाहिए किसी को,
और भी किसी प्रकार की अगर ज़रूरत है तो एग्रीकल्चर महकमा जो पुंछ है वो हर वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार है, और जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी पूरी खिदमत करने के तैयार हूँ। थैंक यू। थैंक यू।